हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 25 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों निबंध लेखन। चलिए तो बच्चों, ये हमारी पुस्तक का बुक का लास्ट चैप्टर है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। निबंध निबंध के बारे में तो आप जानते हैं बच्चों, निबंध लिखना हमें बहुत अच्छा लगता है। निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी अनुवाद है। यह दो शब्दों के मेल से बनता है, नी जमा बंध, अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध इस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचार प्रकट किए जा सकें। निबंध के अंग, अब यहाँ पर निबंध के हम अंग देखेंगे। निबंध के 3 अंग होते हैं बच्चों, भूमिका, विस्तार और उपसंहार, ठीक है। भूमिका, इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। इसे आकर्षक और रोचक बनाने के लिए किसी की कविता, सूक्ति आदि के द्वारा इसका आरंभ किया जा सकता है। यह निबंध का मुख्य अंग होता है। इसमें विषय का पूरा वर्णन किया जाता है। इसमें विषय को अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया जाता है। यह निबंध का अंतिम अंग होता है जो सारे निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ निबंध के कुछ उदाहरण इस प्रकार देखेंगे बच्चों। सबसे पहला हमारा जो निबंध है वो है समय का सदुपयोग, ठीक है। यह अमूल्य है, इसे हम खरीद नहीं सकते। यह ऐसा धन है जिसे हम पुनः अर्जित नहीं कर सकते। जो बीत गया सो बीत गया, यह धन से भी अधिक मूल्यवान है। खोए हुए धन को अधिक परिश्रम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु समय को नहीं। रोग मुक्त काया फिर से स्वस्थ हो सकती है। खोई हुई प्रतिष्ठा भी स्वयं पुनः प्राप्त करा देते हैं, किंतु समय कभी वापस नहीं आता। इसका अधिक से अधिक सदुपयोग सफलता की ओर ले जाता है। निराला ने कहा है, समय कब रुका है, समय तो चलता जा रहा है। समय और प्रकृति अन्योजित श्रित मूक होते हुए भी प्रकृति समय के महत्व को जानती है। वह पल पल समय के साथ बंधी हुई है। समय पर सूर्योदय होता, समय पर अस्त। प्रकृति कौन बताता है कि सूर्य होने पर सुबह होती है और सूर्यास्त होने पर सांझ। सुबह, दोपहर, सांझ, रात, अब सब ने अपनी गति समय के साथ जोड़ ली है। चंद्रमा तभी निकलता है तब सूर्य अस्ताचल में जाता है। समय पर 6 ऋतुओं बारी बारी से आकर पृथ्वी पर अपनी छटा बिखेरती हैं। जब प्रकृति समय का पालन करती है तो मनुष्य क्यों नहीं। समय का अच्छा और उचित उपयोग यही समय का सदुपयोग है। जो व्यक्ति समय पर कार्य नहीं करता, आलस्य में समय का गवाता है, समय उसका साथ छोड़ देता है। किसी ने कहा है, समय पर वही सवारी कर सकता है जो समय की लगाम पकड़े रहे। शेक्सपियर ने कहा है, हमने समय को नष्ट किया, वह समय हमें नष्ट करेगा। हम समय को कुछ नष्ट करने का मौका न दें, पल पल का हिसाब रखें, क्योंकि समय हाथ से निकल जाने पर केवल पश्चाताप ही हाथ आता है। इस संसार में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक स्तर के व्यक्ति कर्मठ हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, तभी प्रकृति भी उनका आदर करती है। किसान समय पर बीज बोता है, निश्चित समय पर अन्न उपजाता है। मजदूर प्रातः ठीक समय पर काम पर निकलता है, तभी मजदूरी मिल पाती है। समय पर व्यापारी सौदा करता है, तभी धन कमाता है। माँ समय पर भोजन पकाती है, तभी भोजन मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को समय का आदर करना पड़ता है, क्योंकि समय के अनुसार ही भागना ही विजय है। विद्यार्थी जीवन में यदि समय की तालिका या समय सारणी न बनाई जाए तो भला किस प्रकार पढ़ाई हो पाएगी। समय नियोजन करना अच्छे विद्यार्थी का गुण है। विद्यार्थी को लंबा जीवन जीना है, पग पग पर आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है। समय का पालन करने वाला विद्यार्थी खेलकूद, व्यायाम, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि रंगारंग कार्य, पढ़ाई एवं फैशन की दौड़ में सबसे आगे रहता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है, भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है, अतः हमें भी वर्तमान का सदुपयोग करना ही होगा। यह सत्य है कि सब कुछ लूटने के बाद भी भविष्य बाकी रहता है, परंतु यह भविष्य भी वर्तमान द्वारा निर्देशित होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए और प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध। गुरु बिना ज्ञान न होई। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ। गुरु सदा से दाता रहा है, वह ईश्वर से ऊंची पदवी पाता है। कबीर का गुरु गोविंद दोहु खड़े, दोहा गुरु की महत्वता का प्रतिपादन करता है। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, यानी छात्र गुरु पर बलिहारी है कि अपने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताए। यह दोहा गुरु शिष्य संबंधों का अनुशीलन की कसौटी पर मील का पत्थर है। यह बताता है कि गुरु और शिष्य ऐसे होने चाहिए। पूरा काल में गुरु ज्ञान के
शीर्षतम शिखर पर बैठे होते थे। वेद पाठी, मंत्र दृष्टा, भूत भविष्य के ज्ञाता, ऋषि रिद्धि सिद्धि से मंत्रभूत, अलौकिक शक्ति से संपन्न, शिष्य ज्ञान पिपासु, गुरु की सेवा में तत्पर, गुरु में अस्तित्व, दृढ़ विश्वासी, इतने ही उनका गुरु जो भी कहेगा वही सत्य होगा। गुरु शिष्य संबंधों का यही इतिहास बताता है कि गुरु सदा अध्ययनशील रहते थे। गुरु शिष्य संबंध अति पावन और हृदय से जुड़े रहते हैं। वे वहाँ अपनी अस्तचेतना ऊर्ध्वगामी रखते थे, वहाँ अपने शिष्य पर बड़ी अंतर्दृष्टि रखकर उनके आत्मोत्थान में उपाय भी करते थे, और यह राह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ती जाती है। अपनी इस परंपरा को हम आज के संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि उसको हमने अब भी जीवित रखा हुआ है। यह अभी मेरी नहीं है, यह अभी मरी नहीं है, आज भी इसे गुरु हैं और ऐसे शिष्य भी हैं। उनके आपसी संबंध मधुर तो है, किंतु बदले हुए सामाजिक परिवेश में उनका रूप भी बहुत बदल गया है। नित आधुनिक होते हुए समाज में गुरुकुल पद्धति से इतर शिक्षण व्यवस्था लागू हुई, प्रकृति से संबंध टूट गया। पेड़ों के नीचे आश्रम में दी जाने वाली शिक्षा क्रिकेट के कमरों में दी जाने नहीं लगी। ठीक है, नए नए आधुनिक यंत्र आ गए हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, मुद्रा बोलबाला हुआ है। मुद्रा का बोलबाला हुआ है। क्रिया शक्ति के आधार पर शिक्षा की उपलब्धता ने अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित किया। मौखिक शिक्षण परंपरा पर स्थान टंगाटक विधि ले लिया है। लेखक की उत्तरोत्तर परंपरा विकसित हुई है और इस प्रकार गुरु शिष्य संबंधी भी यांत्रिक और टंकित हो गए हैं। सामाजिक शास्त्रियों का कहना है कि बदली सामाजिक व्यवस्था और परिवेश का प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है। सो गुरु अधिक मुद्रा इच्छुक और छात्र शिक्षक और शिक्षा की ओर से लापरवाह होते जा रहे हैं। पैनी नज़र से देखें तो गुरु शिष्य के मध्य एक नीरसता और रूखापन आता जा रहा है। गुरु ज्ञान के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, तो शिक्षा भी वैसी नहीं। संसार के अन्य लोगों से कदम मिलाते छात्र इस प्रतियोगी युग में पैनी बुद्धि वाले शिक्षक चाहते हैं जो नहीं मिलते। छात्रों के आदर्श अब शिक्षक और नेता की जगह फिल्मी हीरो हीरोइन, संगीत स्टार और खिलाड़ी हो गए हैं। ऐसे भी भला गुरु शिष्य संबंध कैसे जीवित रहेंगे? आवश्यकता है आज अपना दायित्व समझने की। शिक्षा पहल करे तो ज्ञान के विस्तार दे, स्वाध्याय के प्रति सचेत हो। यदि गुरु का दर्जा पाना है तो उन्हें शिक्षक आचार्य की सीढ़ी को पार करना ही होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें कैसे भी ढाला जा सकता है। गुरु शिष्य परंपरा को, उनके संबंध को पुनः जीवित करने का यही एक उपाय है। बेरोजगारी। बच्चों, हमारा जो अगला निबंध है वो है बेरोजगारी। चलिए शुरू करते हैं। रोजी रोटी का साधन अर्थात रोजगार किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की दूरी रोजगार पर निर्भर होता है। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराना वहाँ की सरकार का उत्तरदायित्व होता है। उसका यह दायित्व कि प्रत्येक नागरिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और कम से कम देश की परिस्थितियों के अनुसार रहन सहन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करे। भारत में प्राप्त अनेक समस्याओं यथा जनसंख्या की समस्या, आतंकवाद की समस्या की तरह बेरोजगार भी एक समस्या है। भारत एक जनसंख्या बहुत देश है। यहाँ जितना भी विकास हो जाए कम दिखता है। कारण उतनी तेजी से विकास कार्य नहीं होता जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। ऐसी स्थिति में रोजगार कहाँ से आए? औद्योगिकरण की धीमी गति, सरकारी लापरवाही, गलत सरकारी नीतियाँ, भ्रष्टाचारी माहौल, अधिकारियों का आलस्य, अशिक्षा आदि तो बेरोजगारी के मुख्य कारण ही हैं। इनके साथ साथ धार्मिक अंधविश्वास भी है जो गरीबी में भी 10-10 बच्चे पैदा करने का तर्क देते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक हाथ को काम मिलाना असंभव है, चाहे कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए। हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी इस समस्या में आग में घी का काम करती है। हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुख नहीं है, केवल डिग्रियां बांटकर विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। हालांकि इस दिशा में अब कुछ सुधार भी देखने आ रहे हैं। भारत गांवों का देश है। यह ग्रामीण और शहरी बाजारों में बेरोजगारी के प्रकार माने जा रहे हैं। दोनों ही जगह बेरोजगार अपने भयावह रूप में है। ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन भी बेरोजगारी दूर करने की दिशा में उनका महत्वाकांक्षी कदम होता है। भारत में 3 प्रकार की बेरोजगारी हैं। शिक्षित बेरोजगारी, जिसमें शिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगार हैं, अर्धशिक्षित बेरोजगारी और अशिक्षित बेरोजगारी। तीनों प्रकार की बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था की चूलें हिल गई हैं। इस बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याओं और भी नज़र डालें तो हम पाएंगे कि दिनों दिन पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से प्रेरित होकर मॉडर्न होते जा रहे हैं। समाज में उपभोक्ता वस्तुओं की बहुलता उपलब्धता हमारे युवा वर्ग को गुमराह कर रही है। समाज का कोई भी वर्ग हो, वह अपने से उच्च स्तर में जाना चाहता है। वह भी उपलब्ध आधुनिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहता है,
पर लाएगा कहाँ से? पैसे प्राप्त करने के लिए वह गलत राहें चुनता है, लूटमार, चोरी, डकैती, अवैध व्यापार की ओर कदम बढ़ाता है, जिससे नतीजा खराब निकलता है। समाज में अव्यवस्था, अनैतिकता, क्रोध, झूठ, असामान्य प्रतियोगिता बढ़ती और अतः अवसाद जन्म लेता है। वह अवसाद हमारे युवाओं को कठिन कर देता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाए, अपना शासन व्यवस्था में कठोर नियम कानून बनाए, शिक्षा को 100% रोजगार मुख बनाए, बच्चे की रुचि के अनुसार किसी एक विषय में माध्यमिक स्तर से ही विशेषता योग्यता प्राप्त करने की छूट हो, हाथ के काम को उतन ही प्राथमिकता दे जितना दूसरे विषयों को, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रोजगार हो, हर हाथ को काम की दिशा में प्रयास किए जाएं, नए उद्योगों की स्थापना, जनसंख्या पर नियंत्रण आदि की व्यवस्था। इस प्रकार बेरोजगार पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अब बच्चों, अगला हमारा जो निबंध है वो है वन पर्यावरण और हम। जो हमारा वन पर्यावरण है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। वन प्रकृति की ही नहीं, मानव जीवन की भी एक अमूल्य संपदा है। हमने प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस उपहार को स्वीकार किया है, संभाल कर रखा जाए तो जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि गई उसके सौंदर्य का दोहन किया। इन्हीं घने वनों में, नदियों के किनारे हमारे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। इन्हीं की सुरक्षा में बैठकर ऋषि मुनियों ने ज्ञान की पराकाष्ठा को छुआ। इन वनों ने कीट से लेकर हिंसक पशुओं, पौधों, वनस्पतियों, दुर्लभ जड़ी बूटियों को पनपने का अवसर दिया। वनों में नन्हे पौधे, विशाल पेड़े, लंबी लताओं, चींटियों से लेकर बैल आदि पशुओं तक का जीवन चक्र इस सामान्य और स्वाभाविक गति से चलता है। इसकी आज कल्पना तक नहीं की जा सकती। प्रकृति मुख होकर अपना कार्य करती हैं। वनों में रहने वाले प्राणी व वनों से प्रेम करने वाले ही वनों के महत्व को समझते हैं। दूसरों के लिए तो वन प्रकृति शोभा का साधन मात्र है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुल्हाड़ी उठाने के लिए नहीं चूकता, जबकि वह जानता है कि पेड़ पौधे ही जीवंत प्राण वायु का एकमात्र स्रोत है। फिर भी वह अपने रहने के लिए भूमि, पहनने के लिए वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का दोहन करता चला आ रहा है। बढ़ते उद्योगों धंधों ने तो मानो सही कसर पूरी कर दी है। नित्य नए उद्योगों द्वारा नित्य नए तरीकों से प्रकृति का दोहन हो रहा है, चाहे वह फिर खनन कार्य हो या वृक्षों की कटाई। हाल ही यह प्रदूषण के चलते ओजोन परत से छिद्र तक हो गया। निरंतर पेड़ों के काटने पर पशु पक्षियों का आश्रय छिनता जा रहा है, वनस्पतियों का कम होता जा रहा है, पशु पक्षियों की जातियां दुर्लभ और लुप्त होती जा रही हैं। कहीं तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि रेंगने वाले जीव व हिंसक पशु मानव बस्ती में पहुंच जाते हैं। वन प्रकृति के जीवन चक्र और मानव जीवन चक्र को संतुलित प्रदान करते हैं, वर्षों को बुलाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, उछल का भू संकलन, पर्वत संकलन को रोकते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाते हैं, इस बहने से रोकते हैं, सूखे से रक्षा करते हैं, रेगिस्तान के फैलाव को रोकते हैं, भूमि के अंदर पानी का स्तर बनाए रखते हैं, पशु पक्षियों की प्रजातियों को बढ़ने से मदद करते हैं, वनस्पतियों की सुरक्षा करते हैं। बल्कि यूं कहें कि प्रदूषण नियंत्रण एकमात्र सहायक है, चाहे वह भूमि प्रदूषण हो, ध्वनि या वायु प्रदूषण। वृक्ष की प्राणवायु देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों को कम करते हैं अथवा समाप्त करते हैं। ऐसे में एक जागरूक शिक्षित जन की तरह हमें अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। अपनी भावी संतान को स्वस्थ जीवन देने और प्रकृति के असंतुलित को दूर करने के लिए पेड़ लगाने होंगे। एक व्यक्ति एक पेड़ के लक्ष्य का पालना करना होना चाहिए। इस कार्य में सरकारी और अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं आगे जा रही हैं। प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न मुफ्त पौधे उपलब्ध कराती हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस महोत्सव में भाग लेकर वृक्षारोपण करते हैं। 1965 में प्रारंभ हुई वन महोत्सव का नारा था, अधिक वृक्ष लगाओ, तभी इस उत्सव उल्लास से मनाया जाता है। निसंदेह वन हमारे जीवन में उपयोगी है। जब वृक्ष होंगे तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। हम इस धरा के प्रत्येक मानव से कह सकते हैं कि मुझे प्रकृति की ओर ले जाया जाए। तो बच्चों, ये हमारा क्या था, वन के लिए निबंध। अब है स्वास्थ्य और व्यायाम के लिए निबंध हमारा अगला। व्यायाम करने वालों पर बुढ़ापा ऐसा आक्रमण नहीं करता। यह उचित चर संहिता से प्रेरणा महर्षि चक्र की है। उन्होंने आगे कहा है, शरीर की जो चेष्टा देह की स्थिर करने
एवं उसका बल बढ़ाने हो उसको व्यायाम कहते हैं। व्यायाम शरीर की वह क्रिया है जिसे करने से मांसपेशियां ताकतवर, त्वचा और मन प्रसन्न होता है। टाइमसन ने कहा है, आनंद का मुख्य सिद्धांत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत व्यायाम। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए हमारी परंपरा सदा प्रेरित रहती आई है और ऋषि मुनियों ने स्वास्थ्य के महत्व को समझा, निरोगी काया के बल को पहचाना। इसलिए योगासन और प्राणायाम सीखें और सिखाएं। योग और प्राणायाम द्वारा पंच तत्वों पर विजय पाई। उन्हें मालूम था कि काया नश्वर है, रोग विद्या है, इस पर हमला कर सके कमजोरी करे। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम का आवश्यक है। किसी ने कहा है कि निरोगी को वैद्यराज से क्या लेना देना, निरोगी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। व्यायाम तनाव से मुक्ति दिलाकर मन को प्रसन्न करता है। तन और मन प्रसन्न होने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। हंसता खिलता मनुष्य ही धनोपार्जन कर सकता है, इसी संसार के लुभावनी वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। प्रत्येक उम्र में व्यायाम करने के ढंग अलग अलग होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए भाग दौड़ एक उचित व्यायाम है, किंतु थोड़ा बड़े होने पर यही बच्चे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेलों को खेलकर व्यायाम करते हैं। थोड़ा और बड़े होने पर यह घूमना जाना पसंद करते हैं, मशीनों व्यायाम के लिए जिम जाते हैं, आपस में खेलों की प्रतियोगिता करते हैं। पूर्ण व्यक्ति सुबह के समय तेज तेज घूमते हैं, आसन और योग प्राणायाम आदि करते हैं, जबकि वृद्ध धीरे धीरे घूमकर अपनी हड्डियों को गति में रखते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जीवन की प्रत्येक अवस्था में व्यायाम करता है, किंतु उसके तरीके भिन्न हो जाते हैं। व्यायाम स्वास्थ्य की कुंजी है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि उसके शरीर का प्रत्येक अंग उचित तालमेल कार्य करता है। भोजन पर्याप्त व उचित रूप से कार्य करता है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है, दूसरों की बात सुनता है। व्यायाम से शरीर में अच्छी तरह से रक्त संचार होता है, मांसपेशियों में मजबूती आती है, शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। व्यायाम न करने वाला व्यक्ति आलसी और मोटापे से ग्रस्त हो जाता है। मोटापे और व्यायाम के मध्य शत्रुता होती है, जहां व्यायाम न करने वाला जिद्दी और चिड़चिड़ा बन जाता है और धीरे धीरे शरीर को रोग घेर लेते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा है, शरीर को रोगी और दुर्लभ करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। एमसर ने कहा है कि प्रथम महान संपत्ति है सुंदर स्वास्थ्य। सच है, व्यायाम स्वास्थ्य की दवा है। तो बच्चों, ये था हमारा निबंध लेखन। मैं आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे से बुक के साथ, पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।